डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। आज हम क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 3 देखेंगे। पाठ का नाम है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। स्टूडेंट्स, हरिशंकर परसाई जी ने इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान किया है, जो कि बस की यात्रा है। लेखक एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती हैं, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा वर्णन करते हैं। एक बार लेखक बस से पन्ना को जा रहे थे। पन्ना एक जगह का नाम है। बस बहुत पुरानी और खटारा थी, जैसी इसमें आपको दिखाई दे रही है। लेखक ने इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा, आइए इस पाठ में हम पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक ने वर्णन किया है कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है, यही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। वे कुछ यात्रा इस बस से करेंगे, फिर इसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और सुबह घर पहुंच जाएंगे। लेखक के साथ 2 मित्रों को दफ्तर में समय पर उपस्थित होना था, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और रात को यात्रा करना सुरक्षित नहीं रहता। तो यहाँ पर लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वो बहुत डरावनी है। बस खराब हालत में पता नहीं मंजिल पे पहुंच पाएगी या नहीं। कहीं रास्ते में ख़राब हो जाए, इंजन वगैरह ख़राब हो जाए या टायर की हवा निकल जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? जिस बस से लेखक को जाना था वह बस बहुत पुरानी थी। बहुत सारे लोगों को उनकी मंजिल पर इस बस ने पहुंचाया होगा। उसके निशान इस बस पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। कोई भी चीज़ सही ठिकाने पर नहीं थी। बस की हालत खस्ता हो चुकी थी। उसका इंजन आवाज़ कर रहा था, तो इसलिए लोग यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी और वृद्ध हो चुकी थी, यानी कि बूढ़ी हो चुकी थी। यह बस पूजा के योग्य थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था। एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर सवार होने का कैसे सोचा जा सकता है, जबकि यह तो उसके आराम करने का समय है और यह बस पूजा करने योग्य है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे और ये जिस कंपनी की बस थी, उसके जो हिस्सेदार थे वो भी इसमें यात्रा कर रहे थे। लेखक ने उससे प्रश्न किया कि क्या यह बस चलती भी है? उन्होंने उत्तर दिया कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। वह उसके मालिक थे और उन्हें उस पर भरोसा था। लेखक और उनके मित्र ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे चलेगी, अपने आप चलती है क्या ये? हिस्सेदार ने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने उनकी बात पर आश्चर्य जताया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस चलती है।
इसलिए वह पुनः कहते हैं, ऐसी बस अपने आप चलती है, ये तो कमाल की बात है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक और उनके मित्र के मन में विचार था कि जाएं या ना जाएं। उनमें से एक डॉक्टर मित्र भी था। उन्होंने कहा, जो उनका मित्र था एक डॉक्टर, उन्होंने कहा, डरने की बात नहीं है, बस जो होती है पुरानी वो विश्वसनीय होती हैं और जो नई बस होती हैं उन पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन इस बस पर विश्वास किया जा सकता है। यह आपको अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचाएगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, सेम ऐसे ही ये बस भी हम सबको अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी और मंजिल पर पहुंचाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जो मित्र उन्हें छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे उन्हें अंतिम बार विदा कर रहे हों। उन्हें भी शक हो रहा था, इसलिए वे ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे पता नहीं फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उनकी आंखें कह रही थीं कि इस ज़िंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, लोग पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आदमी के इस दुनिया में जाने का कोई ना कोई निमित्त, मतलब कोई ना कोई कारण होता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई। जब वे बस में जाकर बैठे तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वे बस में नहीं, इंजन में बैठे हों। अब बस की जो खिड़कियाँ थी उन पर बहुत कम कांच थे और जो कांच थे उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये भी हमारे ऊपर न गिर जाएं, इसलिए वो वहाँ से थोड़ा साइड में खिसक लिए, क्योंकि लेखक डर रहे थे कहीं उन्हें कोई चोट न पहुँच जाए, इसलिए वह खिड़की के पास नहीं बैठे। इंजन चल रहा था, बस स्टार्ट थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाँ वे बैठे हैं उस सीट के नीचे ही इंजन लगा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि वह भारत की आज़ादी के समय हुए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की होगी। जिस तरह से गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इस तरह ही इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, यानी कि एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। बस बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है, इस कारण इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब लेखक इससे यात्रा करने से डर रहे हैं, क्योंकि इसका इंजन आवाज़ कर रहा है, खिड़की टूटी हुई है और एक एक पुर्जा हिल रहा है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और जो पेट्रोल है वो टंकी से निकल गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा।
बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। एक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभाने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब बस की रफ्तार कम हो गई थी। लेखक को अब बस पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं रहा। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक फेल न हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ पौधे भी अपने दुश्मन दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता न लगा जाए, यानी बस झील में न गिर जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बेईमान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इसी बीच बस दोबारा रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को बहुत अच्छी बताते हुए यह बस एक संयोग की बात कह रहे थे, यानी एक महज संयोग है कि बस आज खराब हो गई। कमजोर चांदनी बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों को बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर उसकी रफ्तार और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आने पर एक साइड में खड़ी हो जाती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर ही पहुंची थी कि उसका एक और टायर की हवा निकल गई और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था क्योंकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफ़र किए जा रहा था। परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता जो थे वो बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे
उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुणे चल पड़ी। अब लेखक और उसके मित्र ने पन्ना या कहीं भी कभी भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में बितानी है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। स्टूडेंट्स, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके हम शब्दार्थ और देख लेते हैं। निमित्त, कारण, साधन। सविनय, विनय पूर्वक। अविज्ञा, आज्ञा ने मानकर। उत्सर्ग, बलिदान, त्याग। विश्वसनीय, भरोसा करने लायक। इत्मीनान, निश्चित भाव से। कूच करना, अन्य स्थान पर जाना। फौरन, तुरंत। सरकना, खिसकना। बेताबी, बेचैन या व्याकुलता। श्रद्धा, आदर एवं सम्मान की भावना। आगा पीछा करना, दुविधा की स्थिति में होना।